कहानी की शुरुआत 1944 के दौरान होती है, जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 अपनी चरम सीमा पर था। उस समय हर तरफ गोलियों की गूंज और जंग का हंगामा मचा हुआ था। इस दौरान हम पैसिफिक ओशन में एक अमेरिकन मरीन कैप्टन एलिसन को देखते हैं। उसकी टीम पर जापानीज फौजियों ने अचानक धावा बोल दिया था। किसी के भी बचाव का वक्त नहीं था, लेकिन एलिसन मुश्किल से बचकर एक रबर राफ्ट तक पहुंचता है। वो कई दिनों तक समुद्र में अकेला भटकता हुआ जिंदा रहने की कोशिश करता है। खाली हाथों और हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ता रहता है, जब उसकी नजर एक आइलैंड पर पड़ती है। उसी वक्त राफ्ट से उतरकर वो जमीन पर कदम रखता है और मदद के लिए आसपास देखने लगता है, लेकिन वहां सिर्फ जंगलात और पत्थर ही उसका स्वागत करते हैं। अचानक उसकी नजर एक चर्च की इमारत पर जा टिकती है। जब वो अंदर जाता है तो उसे एक कैथोलिक नन दिखाई देती है, जिसका नाम एंजेला होता है। एंजेला उसे देखते ही घबरा जाती है, लेकिन एलिसन उसे तसल्ली देता है कि मैं एक अमेरिकन हूँ, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। फिर वो एंजेला से पूछता है, क्या यहाँ और भी लोग रहते हैं? एंजेला कहती है कि ये जगह अब सिर्फ मैं अकेली ही संभाल रही हूँ। ये सुनकर एलिसन थोड़ा हैरान हो जाता है। एंजेला उसे अपने छुपने के ठिकाने पर ले जाती है और उसके लिए खाना लाती है। एलिसन उससे जानना चाहता है कि वो इतनी अकेली क्यों है। एंजेला कहती है कि वो एक पादरी के साथ यहाँ आई थी किसी बुजुर्ग को जापानीज फौजियों से बचाने, मगर जापानीज फौज पहले ही आइलैंड पर कब्जा जमा चुकी थी। वो सब पादरियों को पकड़ कर ले गए थे। जंग के माहौल से बचने के लिए हमने कुछ दिन यहीं छुपने का सोचा, लेकिन कुछ वक्त बाद जिनके साथ मैं आई थी उनकी तबीयत खराब हो गई और उनका डेथ हो गया। तब से मैं इस जगह पर अकेली जिंदगी गुजार रही हूँ। उन्हें लगा था कि जापानीज यहाँ भी आ सकते हैं, इसलिए सब चले गए। एलिसन थोड़ा आराम करता है और बाद में देखता है कि एंजेला भगवान के सामने प्रार्थना में व्यस्त है। वो अपने ईश्वर से रास्ता दिखाने की विनती कर रही होती है। बाद में दोनों मिलकर कुछ खाने के लिए बाहर जाते हैं। एलिसन पेड़ पर चढ़कर नारियल और कुछ फल तोड़ता है और नीचे एंजेला को पकड़ाता है, लेकिन एलिसन को प्रोटीन चाहिए होता है, इसलिए उसकी तलाश कुछ और मिलने पर टिकती है। समुद्र में एक टर्टल को देखकर वो तुरंत रस्सी और लकड़ी लेकर राफ्ट में बैठता है। एंजेला भी उसके साथ राफ्ट में चढ़ जाती है। वो दोनों टर्टल की तरफ राफ्ट लेकर बढ़ते हैं, लेकिन टर्टल को पकड़ना आसान काम नहीं होता। इस चक्कर में एलिसन पानी में गिर पड़ता है। एंजेला उसकी मदद करती है और आखिरकार वो टर्टल को राफ्ट में खींच लाता है। वापस लौटकर एलिसन टर्टल को पकाता है और खुद खाता है। वो एंजेला से कहता है कि अगर कोई हमें ढूंढने नहीं भी आए तो भी हम यहाँ जिंदा रह सकते हैं। एंजेला उसे पूछती है कि उसके घर में कौन कौन है। एलिसन कहता है कि वो अनाथ था और अपना बचपन एक आश्रम में बिताया। पढ़ाई के बाद उसने अपने देश के लिए कुछ करने की सोची और फौज ज्वाइन कर ली। एंजेला भी अपनी कहानी बताती है कि वो भी अनाथ थी और भगवान में उसका पूरा विश्वास था। इसी वजह से उसने नन बनने का निर्णय लिया, जो उसे सुकून देता है। उसका कहना होता है कि वो लोगों को ठीक रास्ते पर ले जाना चाहती है। एंजेला और एलिसन का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। एंजेला शांत प्रकृति की होती है, प्रार्थना में विश्वास रखती है। वहीं एलिसन थोड़ा कठोर मिजाज का होता है और भगवान में इतना विश्वास नहीं रखता। एक दिन दोनों आसमान में जापानीज फाइटर प्लेन्स देखते हैं। एलिसन तुरंत एंजेला को लेकर एक सुरक्षित जगह छुप जाता है। वो कहता है कि अब कुछ दिनों तक चुप रहना ही बेहतर रहेगा। उसने एक गुफा देखी थी जहां वो दोनों जाकर छुप जाते हैं। एंजेला भी उस जगह को ठीक मानती है और उसके साथ चली जाती है। दोनों वहां पूरा दिन गुजारते हैं। अगली सुबह अचानक एक जोर का धमाका होता है। एलिसन गुफा से बाहर झांकता है तो देखता है कि जापानीज प्लेन आइलैंड पर बॉम्ब गिरा रहे हैं। एंजेला ये सब देखकर काफी घबरा जाती है। वो प्रार्थना करने लगती है और एलिसन उसे हिम्मत देता है। थोड़ी देर बाद जब फाइटर प्लेन्स वहां से चले जाते हैं तो दोनों लोग गुफा से बाहर निकलते हैं। उनके सामने हर तरफ बर्बादी का मंजर होता है। उनका घर और चर्च भी अब धूल में मिल चुके होते हैं। इसी बीच जापानीज फौजियों का एक दल आइलैंड पर एक मौसम विज्ञान केंद्र बनाने के लिए आता है। जिस राफ्ट में एलिसन यहाँ तक आया था उसे भी वो बर्बाद कर देते हैं। उन्हें देखकर एलिसन और एंजेला को फिर से गुफा में लौटकर छुपना पड़ता है। जापानीज सिपाही अब आसपास चक्कर काट रहे होते हैं। ये देख एलिसन जागरूक हो जाता है और एंजेला से कहता है कि वो किसी और जगह चली जाए जब तक वो चाकू लेकर तैयार खड़ा होता है। लेकिन फौजियों का ध्यान गुफा के अंदर नहीं जाता और वो निकल जाते हैं। तब एंजेला एलिसन से कहती है कि वो खुद को जापानीज के हवाले कर देगी। उसका कहना होता है कि एक नन को देखकर शायद वो कुछ बुरा न करे, इससे तुम्हें यह जगह छोड़कर निकलने का मौका मिलेगा। वो ये भी कहती है कि अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन एलिसन उसकी बात को ठुकराता है और कहता है कि हम इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकते। जापानीज तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी के लिए हमें इसी गुफा में छुपे रहना पड़ेगा। शाम को एलिसन चुपके से गुफा के बाहर जाता है। वहां वो देखता है कि जापानीज ने कई जगहों पर अपने कैंप लगा लिए हैं। उनकी नजर में आए बिना वो दूसरी तरफ मछली पकड़ने निकल पड़ता है।
पर कुछ फौजियों की नजर उस पर पड़ जाती है। उस वक्त एलिसन जमीन पर गिरकर मुर्दा होने का नाटक करता है। उनकी शक की सुई उस पर नहीं जाती और वो वापस चले जाते हैं। उसके बाद एलिसन मछली लेकर गुफा में वापस लौटता है और एंजेला के साथ मिलकर उसे खाता है। एंजेला ने नन बनने के बाद कभी मछली नहीं छुई होती, मगर इस वक्त कुछ और उपाय नहीं होता, इसलिए वो मजबूरी में मछली खाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो उल्टी कर देती है। फिर वो कुछ खाए बिना सो जाती है। जब एंजेला गहरी नींद में होती है, एलिसन चुपके से बाहर निकलता है और जापानीज कैंप पर नजर रखने लगता है। अपनी पहचान छुपाने के लिए वो अपना चेहरा काले रंग से ढक देता है। मौका मिलते ही वो चुपचाप कैंप के अंदर घुस जाता है और रेशन के लिए एक बैग भरने लगता है। तभी एक जापानीज सिपाही उधर आ जाता है, जिससे बचने के लिए एलिसन को छुपकर शांत रहना पड़ता है। स्थिति इतनी संकट में होती है कि उस रात वो वहां से निकल नहीं पाता। अगली सुबह जब जापानीज बाहर ट्रेनिंग में व्यस्त होते हैं, एलिसन धीरे से बैग उठाता है और छुपते छुपाते एक सुरक्षित जगह पहुंचता है। उधर एंजेला जब आंख खोलती है तो गुफा में एलिसन को न पाकर घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद एलिसन किसी हादसे का शिकार हो गया। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। उधर एलिसन जापानीज फौजियों से बचता हुआ गुफा में लौटता है। उसे देखकर एंजेला की जान में जान आती है। एलिसन कहता है कि वो सिर्फ खाने के लिए कैंप गया था, मगर एंजेला उस पर नाराज हो जाती है। वो कहती है कि बिना कुछ कहे तुम चले गए, जिससे मुझे डर लगने लगा था। एलिसन उसे आश्वासन देता है कि आगे से वो बिना बताए कुछ नहीं करेगा। अगले दिन एलिसन उसे एक मिरर और एक कोम गिफ्ट करता है, जिसे देखकर एंजेला मुस्करा उठती है। फिर एलिसन उससे पूछता है क्या वो नन बनने का इरादा छोड़कर एक आम जिंदगी जीना चाहेगी। एंजेला बताती है कि उसने अभी तक अपनी अंतिम प्रतिज्ञा नहीं ली है और नन बनने के लिए 5 साल का समय दिया जाता है, जिसमें वो अपना फैसला ले सकती है, और वो अभी तक अपने फैसले पर पूरी तरह से टिकी नहीं है। असल में एलिसन के दिल में एंजेला के लिए जज्बात पैदा हो जाते हैं और वो नहीं चाहता कि वो एक नन बन जाए। तभी दोनों को बाहर से कुछ आवाजों का एहसास होता है और वो देखते हैं कि जापानीज फौज आइलैंड छोड़ रही है। यह देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कैंप में छोड़ा गया सामान उनके लिए अब जिंदगी आसान बना देता है। इसके बाद एलिसन अपना मन खोल कर कहता है कि बचपन से वो अकेला था, उसने कई दुख उठाए, लेकिन अब वो एंजेला के साथ अपना जीवन जीना चाहता है। वो कहता है कि उसे एंजेला से मोहब्बत हो गई है, इसलिए वो चाहता है कि एंजेला अपना वचन तोड़कर उससे शादी कर ले जब यह युद्ध समाप्त हो जाए। यह सुनकर एंजेला चौंक जाती है और कहती है कि उसने अपना जीवन ईश्वर के लिए समर्पित किया है। वो नहीं चाहती कि अपने ईश्वर से बेफाई करे। एलिसन इस बात से टूटा हुआ महसूस करता है, लेकिन फिर भी कहता है कि अगर मेरी बात तुम्हें दुख पहुंचाई हो तो मुझे माफ कर देना। रात को दोनों खाना खाकर शांत बैठे होते हैं। तभी एलिसन को एक जापानीज शराब की बोतल मिल जाती है। वो हद से ज्यादा पी जाता है। नशे में वो एंजेला के संकल्पों को बेकार बताने लगता है और बोलता है कि वो दोनों एडमीव की तरह इस आइलैंड पर फंस गए हैं। ये सुनकर एंजेला उदासी में भीगती बारिश में जंगल की तरफ भाग जाती है। ठंड के मारे बिना किसी आश्रय के वहीं सो जाती है। एलिसन उसे ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे कहीं नहीं दिखाई देती। सुबह के वक्त वो उसे बेहोशी की हालत में पाता है। एलिसन उसे गोद में उठाकर कैंप की तरफ ले जाने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि जापानीज फौज वापस आ गई है, तो वो तुरंत एंजेला को लेकर वापस गुफा में चला जाता है, जहां एंजेला की तबीयत और भी खराब हो जाती है। फिर एलिसन अपनी जान जोखिम में डालकर जापानीज कैंप में घुस जाता है। वहां से वो कंबल और कुछ दवाइयां चुराता है, लेकिन एक सिपाही उसे देख लेता है और जान बचाने के लिए एलिसन उसे चाकू मार देता है। उसके बाद वो लाश को छुपा देता है। वापस आकर वो तुरंत एंजेला के भीगे कपड़ों को उतारकर नए पहनाता है और दवा देता है। पहली बार वो खुद प्रार्थना करता है। अगली सुबह जब एंजेला होश में आती है तो पूछती है कि उसके कपड़े किसने बदले। एलिसन बताता है कि उसकी हालत देखकर उसने ही बदला था। वो माफी मांगता है और कहता है कि कल रात का हर लफ्ज नशे में बोला गया था। एंजेला उसे माफ कर देती है। तभी उन्हें बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। एलिसन बाहर जाकर देखने जाता है तो उसे समझ आता है कि जापानीज फौज ने फिर से आइलैंड पर बॉम्ब गिराए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि एक उनका सिपाही मारा गया था और अब वो एलिसन की तलाश में हर जगह ढूंढ रहे हैं। जब एलिसन एंजेला को बताता है कि एक सिपाही ने उसे देख लिया था जब वो चादर लेने गया था और उस वक्त उसे अपनी जान बचाने के लिए मारना पड़ा, तो एंजेला का मन भारी हो जाता है और वो ईश्वर से क्षमा मांगती है। इसी दौरान कुछ जापानीज फौज के लोग गुफा के आसपास पहुंच जाते हैं। उनमें से एक चिल्लाता है, अगर कोई अंदर है तो तुरंत बाहर निकल आए, वरना हम ग्रेनेड फेंककर सब कुछ उड़ा देंगे। अब एलिसन और एंजेला के पास दो रास्ते बचते हैं, या तो समर्पण कर दें या फिर ग्रेनेड से मरने का इंतजार करें। दोनों का दिल भय से कांप उठता है। एंजेला आंखें बंद करके प्रार्थना शुरू कर देती है। उन्हें लगता है कि अब उनका अंत समय आ गया है। तभी अचानक बाहर जोरदार धमाके होने लगते हैं।
और वहाँ के जापानीज सैनिक चीखने लगते हैं। ये देखकर एलिसन समझ जाता है कि अमेरिकन नेवी ने आइलैंड पर हमला बोल दिया है। एलिसन और एंजेला गुफा से बाहर जाकर देखते हैं कि अमेरिकन हवाई जहाज जापानीज सैनिकों पर बॉम्ब्स गिरा रहे हैं। ये देखकर उनके चेहरे पर खुशी छा जाती है। एलिसन कहता है कि अमेरिकन सेना की लैंडिंग मुश्किल होगी क्योंकि जापानीज फौज 4 बड़े टॉप लेकर आई थी और उन टॉप को स्ट्रैटेजिक जगहों पर सेट किया गया था, इसलिए मुझे उन्हें काम से बाहर करना ही होगा। एलिसन कहता है ईश्वर भी यही चाहते हैं कि मैं उनकी मदद करूं। एंजेला उसे जाने की इजाजत दे देती है। एलिसन छुपते छुपाते बाहर निकलता है। वो देखता है कि ज्यादातर जापानीज सैनिक मारे जा चुके हैं। वो बॉम्ब से बचता हुआ एक एक करके उन टॉप को निष्क्रिय करने लगता है। इस कोशिश में वो खुद भी जख्मी हो जाता है, पर उसके हौसले में कोई कमी नहीं आती। कहीं से टकराकर वो सभी टॉप को काम से बाहर कर देता है, जिससे अमेरिकन फौज के कई सिपाही बच जाते हैं। इसके तुरंत बाद अमेरिकन नेवी बमबारी रोक देती है और एंजेला भी गुफा से बाहर निकलकर उसके पास आ जाती है। वो एलिसन की हालत देखकर उसका इलाज शुरू कर देती है। एलिसन कहता है कि अब हमारे रास्ते अलग होने का वक्त आ गया है और हो सकता है हम दोबारा कभी ना मिल पाएं। ये सुनकर एंजेला कहती है, चाहे मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ ना बिता सकूं, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। उसके बाद अमेरिकन नेवी आइलैंड पर उतरती है और अपना झंडा लहरा देती है। जब उनका कैप्टन एलिसन को जिंदा देखता है तो उसके चेहरे पर हैरानी छा जाती है, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो कब का शहीद हो चुका है। वो लोग एलिसन को स्ट्रेचर पर ले जाने लगते हैं और उसके पीछे पीछे एंजेला भी चली जाती है। एलिसन ने कभी एंजेला को अपने प्यार के लिए मजबूर नहीं किया और उसके नन बनने के फैसले का पूरी इज्जत के साथ सम्मान किया। वही एंजेला भी एलिसन के जज्बात को समझ गई थी। ये कहानी ये सबक देती है कि असली मोहब्बत सिर्फ पास रहने में नहीं होती, कभी कभी दूरियों में भी दिल जुड़ जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है।